बीए द्वितीय वर्ष के छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, हम जिस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं वो है अवलोकन, जिसे हम पिछले 3 वीडियो से समझ ही रहे हैं। हमने समझा है अवलोकन क्या होता है, अवलोकन के गुण क्या हैं, अवलोकन के दोष क्या हैं, एक अच्छे अवलोकनकर्ता में क्या गुण होने चाहिए, और फिर हम पढ़ना शुरू करा अवलोकन के प्रकार। अवलोकन को 2 प्रकार में बांटा जाता है, व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। फिर व्यक्तिगत अवलोकन को पुनः 2 श्रेणियों में बांटा गया था, नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में, जिन्हें हमने विस्तृत में पढ़ लिया है। अब हम आज जिस अध्याय को पढ़ेंगे, इस अध्याय में आज जिस अवलोकन के भाग को जानेंगे वो है अनियंत्रित अवलोकन के अन्य जो अवलोकन है। अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत आने वाले सहभागी, असहभागी और अर्थ सहभागी अवलोकन के बारे में हम आज और अधिक रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सहभागी अवलोकन क्या होता है, इसके गुण दोष क्या हैं। फिर हम जानेंगे असहभागी अवलोकन क्या होता है, इसके गुण दोष क्या हैं। और फिर हम अर्धसहभागी अवलोकन को जानते हुए इनमें अंतर भी देखेंगे। तो आज के अध्याय को हम शुरू करते हैं सहभागी अवलोकन से। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सहभागी है ना। जिस ग्रुप का भी हमें अध्ययन करना है उस ग्रुप में हम अवलोकनकर्ता खुद जाकर उस ग्रुप की क्रियाओं में भाग लेता है, सहभागी है ना। तो सदस्य इसमें जिस समूह का उसे अध्ययन करना होता है उस समूह में वह घुल मिल जाता है और अपना वास्तविक उद्देश्य वह समूह के अन्य लोगों को प्रकट नहीं करता है और समूह की सब गतिविधियों में वह भाग लेता है। इसलिए इसे हम कहते हैं सहभागी अवलोकन, है ना। गुड इसकी परिभाषा देखें अगर हम, तो गुड एम हार्ट कहते हैं इस प्रविधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब अवलोकनकर्ता अपने उद्देश्य को प्रकट किए बिना समूह का सदस्य मान लिया जाता है। मोजर और केल्टन कहते हैं कि इस विधि द्वारा अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह या संगठन के दैनिक जीवन में प्रवेश करता है। यंग सहभागी अवलोकन की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि सामान्यतः अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता है, भाग लेता है, जिसका कि वह अध्ययन कर रहा होता है। लुंडबर्ग कहते हैं कि इसमें अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह से यथासंभव घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है या वह समुदाय में बस जाता है और समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। सहभागी अवलोकन की परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता बिना अपना रहस्य या उद्देश्य प्रकट किए समूह का सदस्य बनकर समूह के वास्तविक व्यवहार का अवलोकन करता है और वह उस समूह में घुल मिल जाता है, उस समूह का सदस्य बन जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र की प्रमुख विशेषता समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों और अंतरक्रियाओं का अध्ययन एक समग्र रूप में करना होता है। सहभागी अवलोकन इसमें पूर्ण रूप से सहयोगी है। वह अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के सदस्यों के साथ इतना अधिक घुल मिल जाता है कि जो है वह समूह समझ ही नहीं पाता कि उस समूह का अध्ययन कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सहभागी जो अवलोकन होता है उसमें जो गुण होते हैं, सबसे पहला जो गुण होता है वो स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन हो पाता है। सहभागी अवलोकन जब चूँकि इसमें अध्ययन करता या अवलोकन करता उस समूह के दैनिक जीवन में रच बस जाता है, उनमें घुल मिल कर रहता है, तो वह उनके स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन कर पाता है ना। और उसमें वो अपना उद्देश्य प्रकट नहीं करता है, इसलिए समूह भी उसके सामने बनावटी व्यवहार प्रकट नहीं करता है। फिर सहभागी अवलोकन का जो दूसरी जो विशेषता है वो है गहन और सूक्ष्म अध्ययन। क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य बनकर अध्ययन करता है, अतः वह समूह के समस्त पक्षों के बारे में, संपूर्ण छोटी से छोटी बात के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने में सफल हो जाता है। उसके द्वारा किया गया अध्ययन विस्तृत होने के साथ साथ अति सूक्ष्म भी होता है। फिर यह विधि जो है अधिक विश्वसनीय भी होती है, क्योंकि इसमें सहभागी अवलोकनकर्ता गहन रूप से स्वयं समूह का सदस्य बनकर अवलोकन करता है।
अतः उसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं। वह विभिन्न बातों और पहलुओं को देखकर उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से समझ सकता है। यदि किसी घटना के बारे में कोई संदेह है तो वह उसका पुनः परीक्षण कर लोगों से जानकारी पुनः प्राप्त कर लेता है। प्रत्यक्ष और अर्थपूर्ण अध्ययन भी इस विधि के द्वारा संभव है। सहभागी अवलोकन अवलोकित समूह के प्रत्यक्ष अध्ययन का अवसर प्रदान करता है और साथ ही अर्थपूर्ण अध्ययन में भी सहायक है। अवलोकनकर्ता केवल बाहरी व्यवहार का अध्ययन नहीं करता, बल्कि प्रत्येक बात को बारीकी से और अर्थपूर्ण ढंग से देखने का प्रयास करता है। फिर सरल अध्ययन। सहभागी अवलोकन आंकड़े संकलन करने की एक सरल प्रविधि है। इसमें सबसे कठिन कार्य समूह की सदस्यता ग्रहण करना है, और यदि यह कार्य सफलतापूर्वक हो जाता है तो वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना सरल हो जाता है। तो यह तो थे सहभागी अवलोकन के गुण। सहभागी अवलोकन के कई सारी कमियां भी हैं। ये कमियां क्या क्या हैं? इस सहभागी अवलोकन में क्या क्या दोष हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। सहभागी अवलोकन के जो दोष हैं उसमें सबसे पहला दोष है संपूर्ण सहभागिता संभव ही नहीं है। किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा समूह के दैनिक जीवन या समुदाय में पूर्ण रूप से घुल मिल जाना, इतना घुल मिल जाना कि उसके दिल की धड़कन समूह के सदस्यों की धड़कन एक हो जाए, वास्तव में संभव ही नहीं है। संपूर्ण सहभागिता संभव न हो पाने के कारण इसे अधिकतर विद्वान अव्यावहारिक प्रविधि मानते हैं। बाहरी व्यक्ति चाहे समूह के सदस्यों का कितना ही विश्वास प्राप्त क्यों न कर ले, उसे संदेह की दृष्टि से ही देखा जाता है। दूसरा जो है, अनेक परिस्थितियां सहभागिता से परे होती हैं, है ना, जो इसका एक प्रमुख दोष है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी सदस्यता अनुसंधानकर्ता को न तो ग्रहण कर सकता है और न ही पूर्ण रूप से उन परिस्थितियों में भाग ले सकता है। जैसे बंदियों का अगर अध्ययन करना है तो अनुसंधानकर्ता स्वयं बंदी, पुलिस अफसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पुलिस अफसर, लोकसभा के सदस्यों का अध्ययन करने के लिए लोकसभा का सदस्य आदि, डाकुओं का अध्ययन करने के लिए डाकू नहीं बन सकता। इसलिए कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो सहभागी अवलोकन के द्वारा जिनका अध्ययन संभव नहीं होता है। फिर इस विधि में जो है वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, क्योंकि समूह का सदस्य समूह के लोगों से बहुत अधिक घुल मिल जाता है ना, तो इससे उसके पक्षपात की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि अवलोकनकर्ता स्वयं अपने आप को भी उस समूह का सदस्य मानने लगता है और समूह पे आने वाली विपत्तियां, प्रसन्नताएं, लड़ाई झगड़े उसे निरंतर प्रभावित करते रहते हैं, जिसके कारण वह अपना अध्ययन तटस्थ रूप से नहीं कर पाता है। फिर यह सीमित प्रचलन है। सहभागी अवलोकन प्रविधि का प्रयोग केवल कुछ परिस्थितियों में, खास करके बहुत छोटे छोटे समूह में ही इस विधि से अध्ययन किया जा सकता है। बड़े समूहों के लिए यह विधि अनुपयुक्त है। धन और समय भी इस प्रविधि में बहुत अधिक लगता है, और जो है क्योंकि जिस समूह का हमें अध्ययन करना है उसका अध्ययन करने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए अधिक समय, अधिक श्रम और अधिक धन इस विधि में लगता है। और कई इस विधि में जो है अनुसंधानकर्ता चूँकि अपना उद्देश्य प्रकट नहीं करता, अतः वह किसी बात को देखता है तो उसे उसी समय लिख नहीं पाता है, और कई बार हो सकता है वह देखी हुई घटना को भूल जाए। तो इस तरह जो है सहभागी अवलोकन छोटे समूहों के लिए एक उपयुक्त विधि है, लेकिन बड़े समूहों के लिए यह एक उपयुक्त विधि नहीं है। अब हम देखते हैं असहभागी अवलोकन। नाम से ही समझ में आ रहा है असहभागी, जिसमें समूह के साथ हम सदस्य जाकर नहीं रहेगा, जिसके दैनिक गतिविधियों में जो है व्यक्ति घुलेगा मिलेगा नहीं। असहभागी अवलोकन भी अनियंत्रित अवलोकन का ही एक प्रकार है, जो कि सहभागी अवलोकन से बिल्कुल विपरीत है। इसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता समूह में उपस्थित रहते हुए भी समूह के जीवन में भाग नहीं लेता। वह तटस्थ दर्शक के रूप में समस्त क्रियाएं देखता सुनता है ना। उसकी स्थिति एक मौन दर्शक के रूप में होती है, और अनेक परिस्थितियों में असहभागी अवलोकन ही वास्तविक व्यवहार के अध्ययन में सहायक होता है। पीटर एच मन के अनुसार सहभागी अवलोकन वह प्रणाली है जिसमें अवलोकनकर्ता अवलोकित व्यक्तियों से छिपा होता है, और वे व्यक्ति जिसका कि अवलोकन किया जा रहा है प्राकृतिक रूप से अपना व्यवहार करते हैं।
इस प्रकार असहभागी अवलोकन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सूचनाएं संकलन करने में सहायता देता है। इस विधि के जो गुण हैं वो ये हैं, सहभागी अवलोकन की अपेक्षा असहभागी अवलोकन एक सरल प्रविधि है, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता को सबसे कठिन कार्य समूह की अस्थायी सदस्यता ग्रहण नहीं करनी पड़ती। इसमें अवलोकनकर्ता अधिक स्वतंत्र होता है और वह जो है आराम से अपने आंकड़े एकत्रित कर लेता है। इस विधि से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि उसने किसी समूह की सदस्यता ग्रहण ही नहीं करी है, इसलिए पक्षपात की संभावना इस प्रविधि में नहीं होती। दूसरा, वस्तुनिष्ठता भी इस विधि में संभव है, क्योंकि वह मौन दर्शक के रूप में समस्त सूचनाएं जैसे जैसे उसे सूचनाएं दिखती जाती हैं वो सूचनाएं एकत्रित करता रहता है। समय और धन की और श्रम की बचत भी इस विधि के द्वारा संभव है, जो कि सहभागी अवलोकन का एक अवगुण था या दोष था। वो दोष इस विधि में जो है दूर हो जाता है और इस विधि का एक गुण बन जाता है कि इस विधि से कम समय में, कम श्रम में, कम धन में जो है सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं। इसमें गुण होने के साथ साथ इस विधि में भी कुछ दोष हैं। ऐसा नहीं है कि यह विधि भी पूर्णतः अच्छी विधि है, दोषहीन विधि है। असहभागी अवलोकन में जो सहभागी अवलोकन के बहुत सारे दोषों को तो दूर करता है, परंतु खुद दोष रहित नहीं रह पाता है, क्योंकि यह गहन अध्ययनों के लिए अनुपयुक्त होता है और जिसमें सहभागी अवलोकन में गहनता तक अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति उस समूह का सदस्य बनकर 24 घंटे उसके में रहता है, जबकि इसमें व्यक्ति साथ रहकर भी 24 घंटे समूह के समस्त गतिविधियों में भाग नहीं लेता है। संपूर्ण अस्वाभाविकता संभव नहीं है और अस्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन जो है इस विधि में हो जाता है, क्योंकि सामने वाले जिस समूह का अध्ययन कर रहे होते हैं उस व्यक्ति या उस समूह को यह पता होता है कि अवलोकनकर्ता हमारा अध्ययन कर रहा है, इसलिए उसके सामने वे अपना स्वाभाविक व्यवहार नहीं प्रकट करते, अस्वाभाविक व्यवहार ही दर्शाते हैं और अस्वाभाविक व्यवहार से दर्शाने से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वे विश्वसनीय नहीं हो पाते हैं। इसलिए इसमें विश्वसनीय सूचनाओं की कमी होती है, क्योंकि जो भी वह देख रहा होता है वह एक बनावटी व्यवहार का अंग होता है। आइए अब हम इन दोनों सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर भी देख लें। कुछ अंतर तो आपको समझ में आ ही गए होंगे बच्चों, फिर भी मैं उसे रिपीट कर देती हूँ। पहला तो नाम से ही समझ में आया था, है ना। एक में सदस्य, सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता को जिस समूह का वह अध्ययन कर रहा होता है उसकी सदस्यता ग्रहण करनी होती है, जबकि असहभागी अवलोकन में व्यक्ति को उस समूह की सदस्यता ग्रहण नहीं करनी होती है। दूसरा जो है तटस्थता, सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता तटस्थ एवं मौन निरीक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकता, जबकि असहभागी अवलोकन में वह तटस्थ एवं मौन दर्शक के रूप में कार्य कर सकता है। सहभागी अवलोकन में अध्ययन के उद्देश्य को छिपाया जाता है, जबकि असहभागी अवलोकन में अध्ययन के उद्देश्य को छिपाया नहीं जाता है। दोनों के अध्ययन की प्रकृति में भी अंतर है ना। सहभागी अवलोकन सूक्ष्म एवं गहन अध्ययनों के लिए अधिक उपयोगी है, जबकि असहभागी अवलोकन सतही अध्ययन के लिए उपयोगी विधि है। समय और धन की अगर हम बात कहें तो सहभागी अवलोकन में समय और धन और साथ ही साथ श्रम अधिक लगता है, जबकि असहभागी अवलोकन में समय, धन और श्रम कम लगते हैं। सूचनाओं की यदि प्रामाणिकता की आधार पर हम इनमें अंतर करें तो सहभागी अवलोकन के अंतर्गत सूचनाओं की सत्यता की जांच संभव है, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता द्वारा प्राप्त सूचनाओं की जांच संभव नहीं है। फिर एक अध्ययन क्षेत्र की भी बात हम कर लेते हैं। सहभागी अवलोकन छोटे समूहों, है ना, के लिए छोटे समूहों के लिए अध्ययन की एक उपयुक्त विधि है, जबकि असहभागी जो अवलोकन है वह विस्तृत और व्यापक समूह के अध्ययन के लिए उपयुक्त विधि है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों ही प्रविधियों में जो है अंतर पाया जाता है।
अब अर्ध सहभागी अवलोकन क्या है, इसे भी हम चलते चलते जान लेते हैं। अर्ध सहभागी अवलोकन भी अनियंत्रित अवलोकन का ही एक प्रकार होता है बच्चों, क्योंकि पूर्ण रूप से व्यवहारिक जीवन में सहभागिता और सहभागिता संभव ही नहीं है। गुडेड एवं हार्ट इन दोनों प्रविधियों के समन्वित रूप और मध्यवर्ती मार्ग के अनुसरण करने पर बल देते हैं, जिसका नाम होता है अर्ध सहभागी अवलोकन। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के दैनिक जीवन में भी भाग लेता है और अनेक विशेष परिस्थितियों में भी वह तटस्थ दर्शक बन जाता है। यह विधि अधिक व्यवहारिक और सरल मानी जाती है। गुडे एवं हार्ट का तो कहना है कि व्यक्ति के लिए सहभागी या असहभागी में से किसी एक रूप को पूर्णतः धारण करने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों के साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। अनुसंधानकर्ता के लिए सहभागी तथा असहभागी अवलोकनकर्ता की भूमिका निभाना अपने उद्देश्य को छिपाने से सरल है। इस प्रकार के अवलोकन में यद्यपि सहभागी एवं असहभागी अवलोकन के दोष समाप्त हो जाते हैं, फिर भी दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो अर्ध सहभागी अवलोकन को श्रेष्ठ व्यवहारिक प्रविधि माना जाता है और इसका प्रयोग कुछ अध्ययनों में भी किया जाता है। सामूहिक अवलोकन को तो आप समझ ही गए, नाम से ही समझ गए। जब व्यक्तिगत अवलोकन की सीमाओं को दूर करने के लिए जो है सामूहिक अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ताओं का एक दल समूह बड़े पैमाने पर सामाजिक घटनाओं का अवलोकन करता है, जिसमें अवलोकनकर्ता का एक दल मिलकर घटना के बारे में सामग्री एकत्रित करता है और बाद में सब मिलकर एक मत से उस पर विचार विमर्श करते हैं। सामूहिक अवलोकन के दल के सदस्यों का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि उनमें से एक किसी अमुक घटना के पहलू को अगर अध्ययन करने में अगर असमर्थ होता है तो दूसरा उस पहलू को के अध्ययन करने में सक्षम होता है। और इस तरह से जो है इस तरह से समूह बनाए जाते हैं और घटना के प्रत्येक पक्ष को इस सामूहिक अवलोकन के द्वारा जाना जा सकता है। तो आशा करती हूँ आपको बच्चों अवलोकन के प्रकार, अवलोकन के गुण दोष, अवलोकन के प्रकार में भी सहभागी और असहभागी अवलोकन के गुण दोष समझ में आए होंगे। साथ ही साथ एक अच्छे अवलोकनकर्ता में क्या गुण होने चाहिए यह भी समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले अध्याय में एक नए अध्याय के साथ।